6 सितंबर 2025 सुबह 10 बजे का टाइम था। उड़ीसा के भुवनेश्वर की सड़कों पर महिला ट्रैफिक कांस्टेबल शुभमित्रा साहू हमेशा की तरह ड्यूटी पर थी। दोपहर ठीक 2 बजे उसकी ड्यूटी खत्म हुई और वह घर के लिए निकली। लेकिन शाम के 7 बज चुके थे, फिर भी वह घर नहीं पहुंची। घरवालों ने सोचा कि शायद ड्यूटी बढ़ गई हो या किसी काम से रुक गई हो, लेकिन रात गहराती गई और फोन लगातार स्विच ऑफ मिलता रहा। हर गुजरते मिनट के साथ डर और बेचैनी बढ़ती चली गई। सुबह हुई तो यह डर हकीकत में बदल चुका था। 7 सितंबर की सुबह 10 बजे परिवार ने आखिरकार पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 11 दिन तक पुलिस और परिवार उसकी तलाश में लगे रहे। हर दिन यह उम्मीद की जाती रही कि शुभमित्रा कहीं से मिल जाएगी। लेकिन 17 सितंबर की दोपहर जो खबर आई, उसने सबको तोड़ कर रख दिया। भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल में मिट्टी के नीचे दबी उसकी लाश बरामद हुई। वहां मौजूद हर किसी का कलेजा कांप उठा। लेकिन सवाल वही था, कौन था जिसने शुभमित्रा की जान ली? क्यों उसने इतनी बेरहमी से एक ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल को मौत के घाट उतार दिया? इस खौफनाक राज की असली कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। शुभमित्रा साहू का जन्म 2000 में ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के परादीप के पिचुकुली गांव में हुआ था। वह एक साधारण परिवार से थीं। उनकी मां सुकांती साहू एक गृहिणी थीं। पिता दुर्वाधन साहू छोटे किसान थे जो खेतों में मेहनत कर परिवार का भरण पोषण करते थे। शुभमित्रा सबसे बड़ी बेटी थीं और उनके 2 छोटे भाई बहन थे। पढ़ाई में तेज, उन्होंने गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं पास की और फिर जगतसिंहपुर के एक कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। उनका सपना पुलिस सेवा में शामिल होना था। 2018 में 18 साल की उम्र में उन्होंने ओडिशा पुलिस भर्ती परीक्षा पास की और ट्रैफिक कांस्टेबल बनी। भुवनेश्वर में पोस्टिंग के बाद वह अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी तरह समर्पित थीं। सहकर्मी उन्हें शुभम बुलाते थे, जो उनकी सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक था। शुभमित्रा को मिर्गी की पुरानी बीमारी थी, जिसके कारण वह कभी कभी तनाव में रहती थीं, लेकिन वह कभी हिम्मत नहीं हारती थीं। उनके भाई संतोष अक्सर कहते थे, दीदी हमारी प्रेरणा थीं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक गुप्त अध्याय था। उनका रिश्ता दीपक कुमार राउत के साथ था, जिसके बारे में परिवार को पूरी तरह पता नहीं था। दीपक कुमार राउत 39 वर्षीय पुलिस क्लर्क, भुवनेश्वर कटक ट्विन सिटी पुलिस कमिश्नरेट के लेखा विभाग में कार्यरत था। बाहर से शांत और सौम्य दिखने वाला दीपक अंदर से लालची और चालाक था। उसकी जिंदगी पहले से रहस्यों से भरी थी। 2022 में उसकी पहली पत्नी अपर्णा प्रियदर्शिनी की मौत हो गई थी। अपर्णा एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर, कटक जिले के अथागढ़ के पास एक सड़क हादसे में मारी गई थीं। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार अपर्णा सड़क पार कर रही थीं जब एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। दीपक को इस हादसे के बाद 1 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम मिला था। यह राशि उसके बैंक खाते में जमा हुई, जिसके बाद उसकी जीवन शैली में कोई कमी नहीं दिखी। लेकिन शुभमित्रा केस की जांच में पुलिस को संदेह हुआ कि अपर्णा की मौत हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है। फॉरेंसिक टीम अब पुराने सीसीटीवी फुटेज, गवाहों की पूछताछ और अपर्णा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की दोबारा जांच कर रही है। दीपक ने उस समय दावा किया था कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, लेकिन अब उसके दावों पर सवाल उठ रहे हैं। दीपक और शुभमित्रा की मुलाकात मार्च 2024 में एक पुलिस ट्रेनिंग सेशन में हुई। दीपक ने शुभमित्रा को अपनी सफलता की कहानियां सुनाकर प्रभावित किया, कैसे अपर्णा की मौत के बाद बीमा राशि से उसने नई शुरुआत की। शुभमित्रा, जो एक साधारण और भोली लड़की थीं, दीपक के आकर्षण में फंस गईं। उनका रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया। दीपक ने वादा किया कि वह उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, लेकिन उसने यह छिपाया कि वह पहले से शादीशुदा था। फिर भी 23 जुलाई 2024 को दोनों ने चुपके से कोर्ट मैरिज कर ली। इस शादी की जानकारी परिवारों को नहीं दी गई। दीपक ने शुभमित्रा को शादी से पहले 10 लाख रुपए दिए, ये कहकर कि यह उनके भविष्य के लिए है। शुभमित्रा ने इस पैसे का इस्तेमाल परिवार की आर्थिक मदद के लिए किया, लेकिन शादी के बाद रिश्ता खराब होने लगा। शुभमित्रा एक भव्य वैदिक विवाह समारोह चाहती थीं,
जिसमें 10 से 20 लाख रुपए और खर्च होने थे। वह सोचती थी कि कोर्ट मैरिज से परिवार को कैसे समझाएगी। दीपक ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। अब झगड़े बढ़ने लगे। शुभमित्रा ने दिए गए पैसे लौटाने की बात की। उनके चैट्स में वह लिखी थीं, तुमने मुझे धोखा दिया। इसके अलावा दीपक ने शुभमित्रा के नाम पर 1 करोड़ रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी ली थी, जिसमें वह लाभार्थी था। यह पॉलिसी शुभमित्रा की मिर्गी की बीमारी का हवाला देकर ली गई थी। पुलिस का मानना है कि हत्या का मुख्य मकसद इस बीमा राशि को हड़पना था। दीपक ने सोचा कि शुभमित्रा की मौत पर वह आसानी से क्लेम कर लेगा, जैसा उसने अपर्णा के मामले में किया था। लेकिन बीमा पॉलिसी में हत्या के मामलों में क्लेम रिजेक्ट होने का प्रावधान है, जो अब जांच का हिस्सा बन चुका था। 6 सितंबर 2025 को शुभमित्रा अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रही थीं। शाम करीब 7 बजे वह राजभवन स्क्वायर के पास पहुंची। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि वह दीपक से मिली। दीपक ने अपनी होंडा सिटी कार से उन्हें पिक किया। दोनों यूनिट 6 इलाके की ओर गए, जहां एक सुनसान पार्किंग एरिया है। उनका झगड़ा हुआ। उसी दौरान दीपक ने शुभमित्रा का गला दबाने लगा। शुभमित्रा ने विरोध किया, चिल्लाई, लेकिन सुनसान जगह पर कोई उसका मदद करने के लिए नहीं आया और दीपक ने गला दबाकर मार डाला। दीपक ने शव को कार के ट्रंक में रखा और रात भर अपने सूर्यानगर स्थित घर पर छिपा कर रखा। अगली सुबह 7 सितंबर को वह शव को लेकर भुवनेश्वर से 170 से 200 किलोमीटर दूर के ओंझार जिले के घटागांव के जंगल की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसने कई जगह रुका, लेकिन शव को ट्रंक में छिपाए रखा। घटागांव पहुंचकर उसके चचेरे भाई पापूराव भूया और साथी शंभू महानंद ने उसकी मदद की। उन्होंने शव को एक जूट का बोरे में डाला, सीमेंट के ड्रम में भरा और जेसीबी मशीन से 10 फुट गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया। यह जगह राजबांधा साही के पास ऊपरीडीहा ग्राम पंचायत में थी, जहां पापू और शंभू का घर था। स्थानीय ग्रामीणों को शक नहीं हुआ, क्योंकि जेसीबी का शोर सामान्य था। शव दफनाने के बाद दीपक का व्यवहार हैरान करने वाला था। वह घटागांव के तारिणी मंदिर गया, पूजा की और सेल्फी ली। उसके फोन में मिली सेल्फी में वह मुस्कुराता दिखा, जिससे पुलिस को लगा कि दीपक को अपने किए गए अपराध पर कोई पछतावा नहीं था। 8 सितंबर को वह अपनी ड्यूटी पर लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसी दिन शुभमित्रा के परिवार ने कैपिटल पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। मां सुकांती ने बताया कि शुभमित्रा ने आखिरी कॉल में कहा था, मैं परेशानी में हूं, शायद मथुरा, वाराणसी या पुरी जाऊंगी। उनके चैट से पता चला कि वह डिप्रेशन में थीं और लिखा था, मैं थक गई हूं, कहीं शांति ढूंढने जाऊंगी। लेकिन परिवार को शक था। पिता दुर्वाधन ने कहा, मुझे एक पुलिस वाले का नाम पता है जो शुभमित्रा के साथ था। उन्होंने दीपक का नाम लिया क्योंकि उन्हें रिश्ते का हल्का अंदेशा था। परिवार ने ओडिशा पुलिस कांस्टेबल एसोसिएशन से भी मदद मांगी, लेकिन शुरुआत में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। भुवनेश्वर कटक पुलिस कमिश्नर एस देव दत्ता सिंह ने एक विशेष जांच दल गठित किया। सटीक जानकारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, राजभवन स्क्वायर से यूनिट 6 तक। शुभमित्रा की आखिरी कॉल दीपक को थी। बैंक ट्रांजैक्शन में 10 लाख रुपए के लोन का जिक्र मिला। 8 सितंबर को दीपक को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसने दावा किया कि शुभमित्रा बीमार थी और धार्मिक यात्रा पर गई है। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में वह फेल हो गया। टेस्ट के दौरान उसकी हृदय गति असामान्य थी और झूठ का ग्राफ ऊंचा चढ़ गया। उसके फोन से डिलीट किए गए मैसेज रिकवर किए गए, जिनमें पैसे और बीमा की बात थी। शुभमित्रा ने एक मैसेज में लिखा था, तुम्हें मेरी मौत से बीमा मिलेगा, लेकिन मैं जीना चाहती हूं। 17 सितंबर को लंबी पूछताछ के बाद दीपक ने कबूल किया कि उसने गुस्से में हत्या की। उसी दिन घटागांव जंगल में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव खोदा गया। जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदा गया और शव निकाला गया। शव सड़ चुका था, गंध इतनी तेज थी कि ग्रामीण परेशान हो गए। पोस्टमार्टम ने गला दबाकर हत्या की पुष्टि की। मौत का समय 6 सितंबर की शाम था। फॉरेंसिक टीम ने डीएनए सैंपल लिए और दीपक की कार से खून के निशान मिले। तीनों आरोपी दीपक, पापू भूया और शंभू महानंद को गिरफ्तार कर लिया गया।
पापू दीपक का चचेरा भाई केओंझार में छोटा मोटा ठेकेदार है। शंभू एक स्थानीय लेबर ने जेसीबी चलाने में मदद की। केस कैपिटल पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 535/25 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें आईपीसी की धारा 302 हत्या और 201 सबूत मिटाना लगाई गईं। तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस अब दीपक की पहली पत्नी अपर्णा की मौत की जांच कर रही है। अपर्णा की एफआईआर दोबारा खोली गई है। उस मामले में ट्रक ड्राइवर से पूछताछ हो रही है। दीपक के बैंक खातों और बीमा क्लेम की जांच चल रही है। बीमा कंपनी को नोटिस भेजा गया है और क्लेम प्रक्रिया रोक दी गई है। पुलिस को शक है कि दीपक ने अपर्णा के मामले में भी सबूत मिटाए थे। इस घटना ने भुवनेश्वर में सनसनी मचा दी। 17 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर एस देव दत्ता सिंह ने कहा, यह एक दर्दनाक मामला है। हमारी टीम ने 11 दिन में इसे सुलझाया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर लिखा, एक महिला कांस्टेबल गायब होती है और 10 दिन बाद उसका शव मिलता है। यह पुलिस की नाकामी है। अगर अपने लोग सुरक्षित नहीं तो जनता का क्या? पटनायक ने गृह विभाग से जवाब मांगा। ओडिशा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की। पुलिस में मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, घरेलू हिंसा की त्वरित जांच और बीमा पॉलिसी की स्क्रीनिंग। सुभमित्रा के परिवार ने न्याय की मांग की। भाई संतोष ने कहा, दीदी ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। दीपक ने लालच में उनकी जान ली। मां सुकांती ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी को वापस लाओ। सहकर्मियों ने श्रद्धांजलि दी। ट्रैफिक पुलिस ने एक दिन का बहिष्कार किया और भुवनेश्वर की सड़कों पर काले बैंड बांधे। सुभमित्रा के गांव पिचुकुली में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने कहा, वह हमारी बेटी थी। मीडिया ने इसे पुलिस के अंदर का काला अध्याय करार दिया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सुभमित्रा ट्रेंड कर रहा है। सुभमित्रा की मौत ने गहरा सदमा दिया। वह एक बेटी, बहन और पत्नी थीं। उनके चैट्स से पता चला कि वह डिप्रेशन से जूझ रही थीं। एक सहेली ने बताया, शुभम अक्सर कहती थी, मेरा रिश्ता सही नहीं चल रहा, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराती थी। फोन से 100 से ज्यादा मैसेज मिले जो उनके और दीपक के बीच झगड़ों की कहानी बताते हैं। पुलिस अब दीपक के अन्य रिश्तों की जांच कर रही है। क्या उसके पास और बीमा पॉलिसी थी? केओंझार पुलिस ने घटनास्थल पर दोबारा तलाशी ली और सुभमित्रा की एक अंगूठी मिली। यह केस घरेलू हिंसा, आर्थिक लालच और पुलिस सुधार पर गंभीर सवाल उठा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है, पुलिस में भी महिलाएं असुरक्षित हैं। ओडिशा में पिछले साल 200 से ज्यादा घरेलू हिंसा के मामले दर्ज हुए। सुभमित्रा की कहानी एक चेतावनी है, विश्वासघात कितना खतरनाक हो सकता है। जांच अभी जारी है और अपर्णा की मौत से संबंधित नए खुलासे हो सकते हैं। सुभमित्रा को श्रद्धांजलि। उनकी आत्मा को शांति मिले।